मुझे मालूम है कि तुम हार्लेम की उस छोटी सी खबर के मुंतजिर हो जो रात गए तक वहां कत्ले आम का समा बांधेगी। तुम्हें सब कुछ मालूम होता है तो खामोश क्यों नहीं रहती? मैंने तनकर पूछा। यहां बैठकर इंतजार में सिसकने के बजाय क्यों ना ये शाम इसी इलाके में गुजारी जाए? उसने फौरन ही एक तजवीज पेश कर दी ताकि वो फसाद परवर छोटी सी खबर हमारे ही बारे में हो। मेरा लहजा काटतार हो गया। इस खुशफहमी में ना रहना, तुम जैसे 100 आदमी भी मारे जाएं तो हार्लेम वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। वो लोग सिर्फ कालों के बारे में हिसास हैं, जबकि तुम गोरे चिट्टे होने के बावजूद सफेदी माइल गंदमी हो। मुकाला करके तुम इनकी हमदर्दियां जी सकते हो। इसके मशवरे पर उसे मुलामत भरी नजरों से घूर कर रह गया। कुछ नाराज मालूम हो रहे हो? उसने नरमी और अपनाइये से पूछा। मैं उल्लू का पट्टा मालूम हो रहा हूं तुम्हें? तुमको इससे क्या तकलीफ है? मैंने बरहमी से कहा। जवान जरूर हो लेकिन इतने कमसिन भी नहीं हो कि शुमार पट्टों में करने लगूं। खुदा के लिए अपनी जुबान बंद कर लो। क्यों सुलगाने पर तुली हुई हो मुझे? इंसान अंदर से इस कदर गीला होता है कि जलाना या सुलगाना बिल्कुल नामुमकिन है। पता नहीं तुम्हारी सोच में ऐसे गैर साइंसी मुहावरे क्यों जिंदा है? जब तक तुम जिंदा हो हर बेतुक्की और बेहुदा बात जिंदा रह सकती है। क्या तुम पूरी नेक नीयती से मेरी मौत के आरजूमंद हो? उसने यकबयक संजीदा होकर पूछा। उसकी शरारत से चमकती हुई आंखों से अचानक उदासी झलकने लगी थी। तुम इस तरह मुझे बेजार करती रही तो मैं तुम्हारे मरने की आरजू ही नहीं, दुआ करने पर भी मजबूर हो जाऊंगा, मैंने तलखी से कहा। उसकी आंखों में उतर आने वाली उदासी सवा हो गई। वो एक मरतबा फिर पहले की तरह मगन और बेपरवाह नजर आने लगी और बोली, अब समझी कि तुम गुस्से में हो। गुस्सा थूक दो, मैं नहीं सताऊंगी। पूरा मन बकाए बाहमी का वो रस्मी मुआयदा होने के बाद वीरा ने मसहरी की साइड टेबल के निचले हिस्से से टेलीफोन डायरेक्टरियां निकाल कर बिस्तर पर ढेर कर ली और खुद भी वहीं आलती पालती मार कर बैठ गई। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मेरे किसी बेजरर सवाल के नतीजे में वो फिर कोई मुहाज अराई शुरू कर सकती थी। सोए हुए इस फितने को खामोशी की नींद से जगाना मुनासिब नहीं था। वो एक जखीम डायरेक्टरी में सर कपाने में मसरूफ हो गई तो मैंने फोन संभाल लिया। आइजक बेल के नंबर से दूसरी घंटी के बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा बास अभी तक वापस नहीं आया? मैंने किसी तमहीद के बगैर सवाल कर डाला। अपना नाम और पैगाम दे दो, इसे मिल जाएगा। मेरे तर्ज़े तो खातूब ने उसे जरा भी हैरान नहीं किया था। मैं कुछ बोलने भी नहीं पाया था कि CSD के बुजुर्ग की आवाज के साथ फोन बंद हो गया। वीरा अपने सामने खुली हुई डायरेक्टरी को भूलकर मेरी तरफ हमतन गोश हो चुकी थी। मैंने ऑपरेटर्स पर दोबारा ही नंबर मिलाया और इस बार भी वही आवाज सुनाई दी। कॉल रिकॉर्ड या ट्रेस करने की हमाकत करोगी तो मेरे हिसास हालात लाइन काट देंगे। मैंने लाइन मिलने पर उसे आगाह किया। तुम्हारा बास इन्हीं करतबों की वजह से बिदक कर अपने दफ्तर से भागा था। कोई कहीं से नहीं भागा था। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? लड़की ने सपाट आवाज में पूछा। तुम उसकी मुलाजिम हो और मेहनत करके अपनी रोजी कमा रही हो। तुमसे मुझे कोई परखाश नहीं है। अपने चीफ को तलाश करके बता देना कि उसके भागने के बाद मैं तुम्हारे दफ्तर में पहुंचा था। वहां भगदड़ और अफरा तफरी का राज था। इस वक्त वहां टाइम बम नहीं रखा गया था, लेकिन अब ऐसा हो सकता था। मिस्टर, तुम्हें कोई संगीन गलतफहमी हुई है। ये रिंग्स इनकॉर्पोरेटेड का सदर दफ्तर है। आखिर तुम ये धमकियां क्यों दे रहे हो? वो लड़की उसकी वफादार थी या सिर्फ रिंग्स की मुलाजिम? दोनों सूरतों में उसे आइजक बेल के अजाइम से आगाह करके मैं उसके गले में रुसवाई का तोक डाल नहीं सकता था। मैं नरमी से कहा, मैं फर्ज किए लेता हूं कि ये रिंग्स की एक ईमानदार मुलाजमा है और अपने चीफ की मुजरिमाना साजिशों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा मफरूजा सोफे से दुरुस्त है। चीफ के जाने के बाद दफ्तर से कई अफराद जा चुके हैं। इनमें से चीफ की पर्सनल सेक्रेटरी भी शामिल थी। मैं इसकी जगह बैठी चीफ के लिए पैगामात ले रही हूँ। गुड, इसका मतलब है कि अब दफ्तर में सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो वाकई सिक्योरिटी का काम करते हैं। चीफ की साजिशों में हिस्सा लेने वाले एक एक करके वहां से निकल चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो। लड़की की आवाज में खौफ से मटाया। ये एक साफ सुथरा इदारा है या किसी किस्म की मुजरमाना सरगर्मियां होती हैं तो मैं इनसे बेखबर हूं। तुम्हारा चीफ आज हार्लेम में खूनरेज फसादात करवाने का इरादा रखता है। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला कोई हादसा होगा और वहां फसादात की आग भड़क उठेगी। बलवाइयों की आड़ में चीफ के आदमी अपने दुश्मनों और इनके खुफिया ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाएंगे। मैं फिर पूछती हूं कि तुम कौन हो? तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं खुदाई फौजदार हूं। मैंने फोन पर उसे दफ्तर में पहुंचकर उसका सर तोड़ देने की धमकी दी थी। मैं उसे खून की होली खेलने से रोकना चाहता था, मगर वो किसी खारिजदा चूहे की तरह अपनी बिल से निकल कर भाग गया। मेरी बात लिख लो कि अब वो कई दिन तक दफ्तर नहीं आएगा। तुम ये खौफनाक बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? इसका खौफ बढ़ चुका था। मजबूरी है क्योंकि इस फोन पर तुम मामूर कर दी गई हो सकता है कि तुम सच बोल रही हो। तुम्हारा गंदे कामों से कोई ताल्लुक ना हो। मैं तुमको बचाना चाहता हूं। गौर से सुनो कि तुम दोहरा चेहरा रखने वाले एक सेहूनी दहशतगर्द के चुंगल में फंसी हुई हो।
जल्दी वो अपने साथ तुमको ले डूबेगा। सेहूनी दहशतगर्द? मगर मिस्टर बेल तो बहुत नफीस और मुहज्जब आदमी है। ये उसके चेहरे का एक नकाब है, उसके पीछे एक मुजरिम और यहूदी दहशतगर्द छुपा हुआ है। मगर मैं भी तो यहूदी हूं। यहूदी होना कोई जुर्म नहीं है। खौफजदा होने के बावजूद वो इस लफ्ज पर एहतजाज किए बगैर नहीं रह सकी। मैं यहूदी नहीं, यहूदी दहशतगर्द कह रहा हूं। आने वाले 24 घंटों में हार्लेम की खून आज शाम खबरों से तुम्हें अपने चीफ की असलियत का इल्म हो जाएगा। इस जैसे लोगों ने ही दुनिया भर में यहूदियों को बदनाम किया हुआ है। मैं नरमी से उसे अपनी बात समझाते हुए कहा, तुम अपने लबो लहजे से अमरीकी नहीं मालूम होते, फिर तुम इतने बखबर कैसे हो सकते हो? तुम्हारा चीफ आलमी दहशतगर्द है और मेरा मुल्क भी इसका निशाना बना हुआ है। तुम पाकिस्तानी तो नहीं हो? उसके बेसाख्ता सवाल ने चंद सानियों के लिए मेरे ऊपर सख्ता तारी कर दिया। उसने मुझे फलस्तीनी, अरब, ईरानी या लिबियाई नहीं, बराह रास्त पाकिस्तानी समझा था। उसके दिमाग में यह बात समा दी गई थी कि रोए जमीन पर यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। इस तसव्वुर की तरदीद करने के लिए मेरा जवाब नफी में होना नागुज़ीर था। नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। दहशतगर्दों का कोई वतन होता है और ना कौम। तुम्हारा चीफ इसराइल के बजाय न्यूयॉर्क में रहता है। अमरीकी होने के बावजूद वो हार्लेम में रहने वाले अमरीकियों के कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। क्या ये जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? तुम्हारे लगाए हुए इल्जामात बहुत संगीन है। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं तुम्हारे सच और झूठ के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझे अपने सीनियर से मशवरा करना पड़ेगा। मशवरा करो, और अगर तुम सब मिलकर भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके तो अगले 24 घंटों में रूनुमा होने वाले वाकयात तुम सबकी आंखें खोल देंगे। हार्लेम के बारे में तुम्हारी पेश कोई दुरुस्त निकली तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। उसने पहली बार मेरी बातों के जवाब में किसी हौसला अफजा रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। चीफ से राब्ता हो तो उसे मेरे फोन के बारे में जरूर बता देना। क्या मैं तुम्हारी कही हुई दूसरी बातें भी उसके सामने दोहरा सकती हूँ? अगर तुम इतनी अखलाक की जुर्रत से काम ले सको तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा जाती एहसान होगा। इसे मालूम होना चाहिए कि उसकी आलमी गुंडा गर्दियों से नफरत करने वाले अब उसे बेनकाब करने पर तुल गए हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसे मामलात में हम अमरीकी बहुत रास्तगो बल्कि मुंह फट होते हैं। वो फरिश्ता है, तब भी उसे मालूम होना चाहिए कि उसके बदख्वाह उसके खिलाफ कैसी नारसा इल्जाम तराशियां करते फिर रहे हैं। अपने बारे में जानने का हक हर शख्स को हासिल है। मैं दिली दिल में उसे बुरा भला कह कर रह गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे रास्त गोई और शख्सी आज़ादी को हर अमरीकी ने अपना तकिया कलाम बना रखा है। तुम अच्छी और बेबाक लड़की हो, मैंने उसकी खुशनूदी के लिए तारीफी लहजे में कहा। कहीं तुम्हारा नाम लिली बर्नार्ड तो नहीं? नहीं, मैं मिस राय हूं, हेलन राय। चीफ के चले जाने के बाद इस वक्त लिली दफ्तर की सरबराह है। मैं इसे बहुत जूनियर हूं। क्या तुम इसे जानते हो? तुम्हारे दफ्तर में मैंने उसका नाम सुना था। मेरी फराहम की हुई मालूमात पर तुम उससे जरूर मशवरा करना। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई बेहतर राय दे सके। ये मेरी स्वाबदीद पर मुनहसर है। तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। मेरी नरम गुफ्तारी के नतीजे में उसका खोया हुआ हौसला रफ्ता रफ्ता बहाल हो गया था। मेरा पैगाम आइजक बेल के दफ्तरी अमले की एक गैर जानबदार कारकुन तक पहुंच चुका था। मैंने फोन पर उसे बाय कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और शौक नजरों से वीरा की तरफ देखने लगा। यह पता चल रहा था कि तुम रिंग्स के नंबर पर बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें लिली का नाम लेने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? निगाहें चार होते ही वीरा ने अपना पहला सवाल ताक दिया। इस वक्त मुझे आम मालूमात हासिल हुई हैं। तुम्हारी लिली या जेनी के हाथ साफ मालूम होते हैं। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? ये दुरुस्त है तो मैं उससे अभी बात करती हूँ। इस आध घंटी के जाने के बाद अमले के काफी लोग भी रवाना हो गए। इस वक्त लिली बर्नार्ड दफ्तर की सरबराही कर रही है। मालूम होता है कि जराइम में हिस्सा लेने वाला कोई फर्द इस वक्त रिंग्स के दफ्तर में मौजूद नहीं है। इसी उम्मीद पर मैं फोन उठाने वाली पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। तुम्हारे पास इसाक का नॉन डायरेक्टरी नंबर है? मैं डायरेक्टरी से रिंग्स के नंबर देकर अभी जैनी से बात करती हूँ। उसे पहचानते ही मैंने उससे मदद लेने का फैसला कर लिया था। इन लोगों को मेरी दी हुई इतलात पर तबादला ख्याल करने का वक्त हो। इसके बाद जैनी तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनने पर मजबूर हो जाएगी। ये और बात है कि तुम्हारे बारे में आखिरी इश्तिहारबाजी ने इसे तुमसे बरगश्ता कर दिया हो। वो मेरे खिलाफ सरकारी प्रोपेगेंडे से मुतासर होने वाली नहीं है। यूं समझ लो कि हम दोनों एक मुद्दत तक शब रोज यक जा रहे हैं। फिर तुम्हें ब्लैक डैड से पहले जैनी का ध्यान आना चाहिए था। मैंने एतराज किया। इस वक्त हमें इसाक घंटी के खिलाफ किसी काबिल एतमाद साथी की जरूरत थी। इन गुंडा कर्दियों के मुकाबले में जैनी जैसी लड़की कुछ भी नहीं कर सकेगी। अब वो रिंग्स जैसी कंपनी में 2 नंबर ओहदे पर फाइज है। हो सकता है कि तुमसे अलग होने के बाद उसने खुद को बदल लिया हो। वो बदलने वाली हड्डी ही नहीं है। इस वक्त वो MBA कर रही थी। उसके बाद उसे आला मुलाजमत ही करनी थी। बैंकिंग उसका पसंदीदा शोबा था। पता नहीं वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्यों आ गई। इन तमाम सरगर्मियों के दौरान में हम दोनों में से कोई भी टेलीविजन की तरफ से गाफिल नहीं था। जो ही हमारे कानों में हार्लेम का नाम आया, हम अपनी गुफ्तगू भूलकर उसी तरह मुतवज्जा हो गए। वीरा के अंदाजे के मुताबिक हार्लेम के बारे में पहली बुरी खबर आ ही गई थी। इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि खबर में रिंग्स का नाम भी मौजूद था।
हार्लेम की 127वीं स्ट्रीट के एक चौराहे पर दो मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने रिंग्स की एक गाड़ी को रोककर लूटना चाहा था, मगर गाड़ी के साथ मौजूद मुसल्ला मुहाफिजों की मुजाहमत पर उनमें से एक 22 साल नौजवान से आफाम मारा गया था। उसके साथी को जख्मी हालत में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मैं शर्त लगाती हूं कि यह खबर असल वाकयात के बरअक्स घड़ी गई है। दूसरी खबर शुरू होते ही वीरा ने पुरजोश लहजे में दावा किया, तुम्हारी दानिश्त में असल वाकया क्या रहा होगा? मैंने दिलचस्पी से पूछा। रिंग्स के मुसल्ला बदमाशों ने मैदान साफ देकर इन दोनों काले लड़कों को घेरा होगा और ताक कर अपना निशाना बनाया होगा। ऐसी नागहानी वारदातें ही अमूमन फसादात का नुक्ता या आगाज साबित होती हैं। ये वारदात गुमनाम कातलों के जरिए भी रूनमा हो सकती थी। हैरत है कि इसहाक घंटी ने इस बार रिंग्स का नाम भी दाव पर लगा दिया है। मैंने कहा, ये उसकी बिगड़ी हुई ज़हनी हालत का सबूत है। वक्त ज़ाया किए बगैर लोगों के जज्बात भड़काने का यह आसान तरीका था। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ काफ़ी छूट हासिल होती है। जख्मी होने वाला अपनी सफाई में कोई गवाह पेश नहीं कर सकेगा। वो पहली खबर 5 बजे आई थी। शाम के साय दराज होने तक हार्लेम में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की वारदातें शुरू हो चुकी थी। मरने और जख्मी होने वाले के हमदर्दों के जत्थे सड़कों पर निकल आए थे और सड़कों पर नाकारा अशिया के ढेर जलाकर ट्रैफिक की राह में रोड़े अटका रहे थे। 7 बजे तक इन वाकयात में तशद्दुद का रंग नुमाया हो चुका था। मुतअद्दिद दुकानों को लूट कर आग लगा दी गई थी और हर तरफ फायरिंग का शोर गूंज रहा था। जिली हुकाम ने हार्लेम में ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया था। इस वक्त हार्लेम मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा होगा। मैंने टेलीविजन पर इब्तदाई तस्वीरी रिपोर्ट देखकर तबसरा किया, इलाके की पुलिस कहां सोई हुई है। पुलिस की जबरी मुदाखलत से हंगामा आराई जोर पकड़ लेती है। हार्लेम के मशरिक में दरियाए मशरिक के पार ब्रॉन्क्स की डिस्ट्रिक्ट है। वहां भी कालों की बड़ी तादाद आबाद है। वो निस्बतन खुशहाल और पढ़े लिखे हैं, लेकिन जज्बात भड़कते हैं तो ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट भी फसाद की लपेट में आ जाती है। इस दौरान में वीरा टेलीफोन डायरेक्टरियों पर अपना काम खत्म कर चुकी थी। उसने कागज पर आइजक बेल के नाम के साथ साथ रहायशी फोन नंबर नोट किए थे। कुछ नंबर रिंग्स इनकॉर्पोरेटेड के थे। 3 पते और फोन नंबर लिली बर्नार्ड के नाम के साथ दर्ज थे। इन्हीं में से कोई ना कोई इसहाक घंटी और लिली का पता होगा। हार्लेम में हालात बिगड़ने के बाद जैनी तुम्हारी बातों पर फिक्रमंद होगी। यही हाल हेलन राय का भी होगा, वीरा ने कहा। इन नंबरों की मदद से शायद तुम जैनी को तलाश कर लो, मगर इसहाक घंटी का हाथ आना मुश्किल है। इसके बारे में कारामद मालूमात जैनी ही फराम कर सकेगी, मैंने जवाब दिया। मैं टेलीविजन पर ताज़ा तरीन खबरों का इंतजार करता रहा। वीरा अपने मुंतखब किए हुए नंबरों पर तबाजमाई करने लगी। मैं इसकी कोशिशों पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। आइजक बेल ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी कि न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी में अपने घर का पता छपवा डालता। वो न्यूयॉर्क में रहने वाला 8वां आइजक बेल था, जिसका डायरेक्टरी में कोई सुराग नहीं मिल सकता था। अगर वो इसी कदर गैर मोहतात होता तो रिंग्स के कारोबारी नंबरों के साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपना रहायशी पता और फोन नंबर दे सकता था। वीरा ने 7 मुसलसल नाकामियों के बाद हथियार डाल दिए। इनमें इसका नंबर नहीं है, या 7 में से कोई एक झूठ बोल रहा है। देखो अब लिली का क्या रहता है, इसके बाद मैं कराची बात करूंगी। CSD होने के बावजूद यहां से पाकिस्तान कॉल नहीं की जाएगी। बिलिंग के लिए आउट स्टेशन और ओवरसीज कॉल्स की पूरी तफसील रिकॉर्ड होती है। इसके लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। मैं मसरूफ हूं, तुम ही कराची की खैर खबर ले आओ। वीरा ने मेरी खुशामद की। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूं। कराची में इस वक्त सुबह के 4 बजे होंगे। मैंने उसे आगाह किया और वह बेसाख्ता हंस पड़ी। यहाँ के चक्रों में पढ़कर मैं भूल ही गई थी कि पाकिस्तान का वक्त यहाँ से 9 घंटे पीछे है। वो इसी मुतरन्नम हंसी के दरमियान बोली, नींद खराब होने पर अव्वल खान भुना जाएगा। वो बनाने वालों में से नहीं है, हमारी आवाजें उसको खुश कर देंगी, मगर फिर भी मैं मुनासिब वक्त पर फोन करना पसंद करूंगा। रस्मी अलैग सलैग के लिए यह वक्त मौजू नहीं है। वीरा दोबारा फोन की तरफ मुतवज्जा होगी और पहली कोशिश में जैनी से बात करने में कामयाब होगी। वो 2 पुरानी बेतकल्लुफ सहेलियों की रवायती पुरजोश गुफ्तगू थी। मैंने इशारे से वीरा को आगाह किया और कमरा छोड़कर निचली मंजिल पर होटल के बार की तरफ चल दिया, ताकि वीरा बेतकल्फी के साथ जैनी के साथ बातें कर सके। होटल का बार ज्यादा आबाद नहीं था, बिस्तर मेजें खाली थी। मैं अपने कमरे से चला आया था, मगर जहन हार्लेम में रूनमा होने वाले वाकयात में उलझा हुआ था। वो रात की इब्तिदा थी, पता नहीं आने वाले चंद घंटों में वहां कैसी जानी और माली बर्बादी रूनमा होने वाली थी। अमरीकियों के मायार से अस्काच का वो एक्स्ट्रा पैग 1 घंटे की मसरूफियत के लिए काफी था। लबों को तर्क करके थोड़ा थोड़ा लुत्फ लेने के बहाने मैं भी कंजूसी से काम लेता तो आसानी से इसी एक पैग के सहारे देर तक बार के काउंटर पर जमा रह सकता था। लेकिन फराग दिली से काम लेने की बिना पर मैंने जरा सी देर में सारा सियाल ठिकाने लगा दिया। जाम को इतनी सुरात से खाली होता देखकर बार टेंडर की आंखों में हैरत लहराई। मुझसे नजरें चार होती हुए अहमकाना अंदाज में मुस्कुराया और फिर चमकते हुए गिलासों को कुछ फलालीन से रगड़ रगड़ कर मजीद चमकाने में मसरूफ हो गया। उसने मुझसे नए आर्डर के बारे में दरियाफ्त नहीं किया था। हल्के से सरूर के आलम में कमरे में मैं वापस पहुंचा तो फोन पर वीरा की गुफ्तगू जारी थी। वो रिसीवर बिस्तर पर डालकर दरवाजा खोलने आई थी।
दरवाजा खोलकर मुझे देखते ही उसने दौड़कर दोबारा रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। मैं दरवाजा बंद करके कुर्सी पर गिर गया। मेरी वापसी के चंद सानियों बाद वीरा ने फोन पर अलविदाई कलमात अदा करके सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आज सितारे यावरी कर रहे हैं। फोन बंद करके वीरा ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में मुझे मुतल्ला किया। जो कुछ सोच रही हूं होता चला जा रहा है। मुंह काला करने के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने संजीदगी से पूछा। ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम? वो तुर्शी से बोली। तुम्हारी सांसों से अल्कोहल की बू आ रही है। मालूम होता है कि ज्यादा चढ़ा आए हो। यह तुम्हारी तजवीज थी कि हार्लिम के लिए मुंह काला करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैंने अपने शाने उचका के बेपरवाही से कहा, अब इसे वाहियात करार दे रही हो? शायद मुझे मुंह के बजाय चेहरा कहना चाहिए था। वो खिफत अमेज लहजे में बोली, मगर अब वहां घुसना नामुमकिन है। फसादात पर काबू पाने वाली स्पेशल पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी अभी तक मुतासरा इलाके में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। कुछ मुसल्ला लोग हार्लिम आने वाले रास्तों पर बाकायदा मोर्चा जंद हो चुके हैं। पूरे इलाके की नाकाबंदी करके ब्लैक डैड को ढूंढा जा रहा है। मैंने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। जैनी बता रही थी कि हार्लिम का हाल आज बहुत खराब है। कई शराब खाने और बैंक लूट कर जलाए जा चुके हैं। जा बजा आग के शोले और धुएं के बादल मंडला रहे हैं। कुछ शहरियों ने पुलिस और अखबारात को फोन करके बताया है कि बाहर से आए हुए कुछ नामालूम मुसल्ला अफराद एक कैसीनो और एक नाइट क्लब को घेरे में ले चुके हैं। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही है। पड़ोसी बुरी तरह दहशत ज़दा है। वो दोनों भी ब्लैक डैड के मुतवक्का ठिकाने हो सकते हैं। वो अपने मुकद्दर की किसी खूबी से आज जिंदा बच भी गया तो अपने बहुत से जान निसारों से महरूम हो जाएगा। वो इससे बदतर सजा का मुस्तहिक है, विराहकार से बोली। उसकी सर्दमहरी से मुझे दिली सदमा पहुंचा था। इस बुज़दिल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा टेलीविजन खुला हुआ है तो हार्लिम के बारे में जैनी से खबरें क्यों ले रही थी? उसके घर पर मुसलसल खबरें देने वाले केबल टीवी का कनेक्शन है। वो लोग हार्लिम से बराह रास्त तस्वीरी रिपोर्टें नशर कर रहे हैं। शायद इनकी टीम हंगामा फैलने से पहले वहां पहुंचने में कामयाब हो गई थी। वो केबल कनेक्शन इस होटल में नहीं है। बालगों वाले 2 चैनल हैं, चाहो तो ऑन कर लो। तुम्हें अपने खासे अजीजो आकारब नजर आएंगे। वो चंद सानियों तक गुसीली नजरों से मुझे घूरती रही, फिर भराई हुई आवाज में बोली, मेरे माजी पर तंज कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेलान में मैं डॉन मर्चानो के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली थी। मैं इस पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूं क्योंकि इस राह के इंतखाब में मेरी मर्जी का जरा भी दखल नहीं था। ये बात बस मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। मजाक मजाक में इस कदर संजीदा या जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मेलान का नाम मेरे गुमान में भी नहीं था। मेरा मुलामत हमें नजरों से मेरी तरफ देखती हुई अलमारी की तरफ चली गई। यहाँ लंदन के गटविक एयरपोर्ट से खरीदी हुई स्कॉच की आखिरी 2 ड्यूटी फ्री बोतलें बाकी रह गई थी। वीरा ने जरा सी देर में मैं नोशी के जुमला लवाजम एक तपाई पर जमा कर दिए। मुझसे कदरे नाराज होने के बावजूद उसने रूम फ्रिज में से 2 गिलास निकाले थे। पुरानी पापी होने की वजह से वो रम्ज आशना थी कि कोई हम प्याला न हो तो पीने का सारा लुत्फ गारित हो जाता है। अगली खबरें आने तक हार्लिम में आइज़िक बेल की फेंकी हुई चिंगारी एक भयानक आग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। कई इलाकों में बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई थीं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। कैसीनो और नाइट क्लब पर होने वाले मुकाबले की खबरें दूसरे जराए भी दे रहे थे। वहां होने वाली लड़ाई में एक फरीक आतिशगिर बम और हैंड ग्रेनेड तक इस्तेमाल कर रहा था। दोनों मकामात पर ऐसे जदीद हथियार मुहासरा करने वालों के थे। वो इन दोनों इमारतों को जाने इतलाफ की परवाह किए बगैर खाक का ढेर बना देने पर तुले हुए थे। दिन का उजाला फैलने से पहले इन मालूम हमलावर अपने जख्मियों समेत गायब हो जाएंगे। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, आग, खून और बारूद का यह भयानक खेल रात भर यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ इन्हीं कतूत पर हो रहा है जिनकी निशानदही तुमने की थी। ऐसे वाकयात यहाँ रोज रोज नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर फसाद शायद 7 बरस बाद हुआ है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने 2-3 दिनों में ही न्यूयॉर्क की जेर जमीन दुनिया का यह भयानक रूप भी देख लिया। अगर सुबह तक यह आग सर्द न हुई तो दूसरे इलाके भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। इत्तेफाकी हादसात पर भी ऐसा ही तशद्दुद अमेज रद्द-ए-अमल होता होगा? मैंने पूछा। ऐसा आए दिन होता रहता है और थोड़े से हिस्से में महदूद रहता है। इन वाकयात पर पुलिस तेजी से काबू पा लेती है। कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं होने पाता। आज होने वाली खून रेजी का बोझ मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा हूं। मैंने बर्फ को पिघलाती हुई तिलाई स्कॉच का एक छोटा सा घूंट लेकर धीरे से कहा, यह तुम्हारा कसूर नहीं है। शराब नोशी के बाद हर शख्स जरूरत से ज्यादा हिसास हो जाता है। वीरन तसल्ली देने के अंदाज में कहा, तुमने सिर्फ इतना किया है कि ब्लैक डैड के बारे में इसहाक की बदगुमानियों को तकवीयत दी है। इन दोनों को न्यूयॉर्क ने परवान चढ़ाया। इसी शहर के वासियों को अपने इस गुनाह का तावान देना चाहिए। तुम क्यों खुद को मुलामत करते हो? जैनी से तुम्हारे मुज़ाकरात कैसे रहे? कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा। शानदार। वो आज भी पहले की तरह मुखलिस और गर्मजोश थी। मुझे VIP बनने पर मुबारकबाद दे रही थी। ये सानिया कब हुआ? तुम्हें किसने VIP बनाया? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। मेरी और तुम्हारी तलाश के सिलसिले में अमरीकी इदारों ने पाकिस्तान के साथ यहाँ के अखबारात में भी
इनामी इश्तिहारात शाया कराए थे। पराई सरजमीन पर अमरीकियों के जानी इतलाफ पर मकामी राय आमा को मुतासिर करने के लिए वफाकी इदारे हमेशा ऐसे ढगोसले आजमाते रहते हैं। जिसकी गिरफ्तारी पर $1 मिलियन प्राइज मुकर्रर कर दिया जाए, उसे तुम VIP नहीं तो और क्या कहोगे? उसे इस खातिर इनाम से कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने ताज्जुब से पूछा।